चैप्टर 81 शी यूज्ड टू बी कैलकुलेटिव पर्सन। वह एक गणनात्मक व्यक्ति हुआ करती थी। चेंग क्यूई ने अपने हाथ से कलम नीचे रख दी। मैं भी मदद करूंगा। झाओ यान ने 2 सेकंड के लिए सोचा और सिर हिलाया। मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। राजधानी में चेंग परिवार लगभग राजघराने जैसा था। उनके पास शक्ति और प्रभाव था और उनकी पृष्ठभूमि राक्षसी थी। यद्यपि उनकी आंतरिक स्थिति अत्यंत अराजक थी, तथापि संपूर्ण राजधानी में उनका अद्वितीय प्रभाव था। वे खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर थे। चेंग परिवार के युवा मास्टर की मदद से चुचू को बचाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। मैं तुम लोगों को घर भेज दूंगा। चेंग क्यूई ने पेन अपनी जेब में रख लिया। चेंग क्यूई बहुत उत्सुक था। यह लड़का कौन था? क्या उसे लगा कि उसके दिन इतने लंबे नहीं हुए कि वो वास्तव में गूचू का अपहरण करने का साहस कर सके? क्या उसे डर नहीं था कि गूचू अपना आपा खो देगी? अपने पिछले जीवन में चेंग क्यूई एस ऑफ हार्ट्स गूचू को जानता था। वह एक गणनात्मक, प्रतिशोधी और समाजोपैथिक व्यक्ति थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की। उस रात गूचू ने उसकी इमारत को उड़ा दिया। वहाँ एक साहसी हत्यारा था जिसने उसे बहकाया। गूचू ने उसे एक पालतू पशु अस्पताल भेजा और उसकी नसबंदी की। अतीत में जब चेंग क्यूई ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसका पीछा किया, तो गूचू ने उसे लगभग कई बार मार डाला था और उसने दुखद रूप से अपना कौमार्य भी खो दिया था। अब जब वह एक किताब में पुनर्जन्म ले चुकी है, तो ऐसा लगता है कि गूचू बहुत अधिक कम महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए वह शांति से 5 साल की छोटी प्यारी हो सकती है। ऐसा नहीं लगता था कि उसमें ज्यादा मारक क्षमता है, लेकिन चेंग क्यूई को पता था कि पागल जानवरों का एक समूह 5 साल की छोटी प्यारी के दिल में रहता था। वे किसी भी समय मलबे का ढेर छोड़कर पागल हो सकते हैं। उस बच्चे से संपर्क करें। जब उसका पेट भर जाए तो उसे बाहर आकर काम करने के लिए कहें। चेंग क्यूई के जाने से पहले उसने एक फोन किया। सहायक ने शीघ्रता से आदरपूर्वक कहा, हाँ, यंग मास्टर, राजधानी की एक जागीर में। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, चेंग चाहता है कि आप अपना कंप्यूटर लाएं और काम पर जाएं। बटला हड़बड़ाकर अंदर भागा। गंदे कमरे में पीले बालों वाला युवक कंप्यूटर कुर्सी पर पालथी मारकर बैठा था। उसने अपने पैरों में बदबूदार मोजे पहने हुए थे और कंप्यूटर का कीबोर्ड जोर जोर से बज रहा था। बोबो ने सिर भी नहीं उठाया। क्या मुझे पैसे मिलेंगे? बटलर ने अपने माथे से पसीना पोंछा। पैसे नहीं हैं, लेकिन यंग मास्टर चेंग ने कहा कि यदि आप 20 मिनट में अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे, तो वह आपको अन्य नाजायज बच्चों से मिलने के लिए आईसीयू में भेज देंगे। बोबो कसमसाते हुए कुर्सी से नीचे कूद पड़ा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुरंत एक कार भेजो। ओह नहीं, मुझे वहां ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजो। आह, फैंटेसी फेरी टूर के लिए पूरे सब में दूसरा स्थान हासिल करना मेरे लिए आसान नहीं था। यह देरी मेरी रैंकिंग को फिर से पीछे धकेल देगी। चेंग क्यूई के पिता अनगिनत नाजायज बच्चे पैदा करने के लिए प्रसिद्ध थे। बोबो चेंग क्यूई के कई नाजायज भाई बहनों में से एक था, और वह एकमात्र छोटा भाई भी था जिसे चेंग क्यूई ने स्वीकार किया था। बोबो इस वर्ष 14 वर्ष का था। वह पतला और छोटा था, और वह नाजुक और प्यारा लग रहा था। हालांकि उनकी शक्ल सूरत टेढ़ी मेढ़ी थी, जिसका असर उनकी प्यारी शक्ल पर पड़ा। बोबो ने अपना कंप्यूटर अपनी पीठ पर लाद लिया और ड्राइवर से गति बढ़ाने का आग्रह किया। आखिरकार वो 20 मिनट के भीतर शहर के एक अपार्टमेंट में पहुंच गया। अपार्टमेंट साधारण लग रहा था। बोबो ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया। कमरा पहले से ही कई लोगों से भरा हुआ था। जिज्ञासावश देखने के लिए बोबो पंजों के बल खड़ा हो गया। यह एक वर्चुअल फोन है। कॉल की अवधि 30 सेकंड से भी कम है। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। सटीक ट्रैकिंग डिवाइस के सामने अधेड़ उम्र का आदमी परेशान दिख रहा था। फिर हमें क्या करना चाहिए? वह केवल 5 साल की है। क्या होगा अगर? गू मानसी की आवाज कांप रही थी। मैडम, चिंतित मत होइए, आदमी ने कहा। अपहरणकर्ता को पैसा चाहिए, इसलिए वह निश्चित रूप से दूसरी कॉल करेगा।
अपहरणकर्ता से 30 सेकंड से अधिक समय तक बात करने का तरीका सोचें। हमारे उपकरण सिग्नल आईपी को ट्रैक कर सकते हैं। बोबो ने आंखें घुमा ली। यह व्यक्ति स्पष्टतः नौसिखिया था। बोबो ने भीड़ में अपने भाई की ओर देखा और उसका स्वागत करने ही वाला था कि अचानक गु मानक्सी का सेल फोन बज उठा। अपहरणकर्ता ने दोबारा फोन किया। चैप्टर 82, वह प्यार में है। एक कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। गु मानक्सी ने कांपती आवाज के साथ कॉल का उत्तर दिया और स्पीकरफोन चालू कर दिया। हेलो हेलो, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे कॉल बढ़ाने के लिए मुंह से इशारा किया। हालांकि ऐसा लगता है कि अपहरणकर्ता का इरादा केवल लंबी कहानी को छोटा बनाने का था। कल दोपहर को राजधानी के पूर्वी उपनगरीय इलाके में बंदरगाह पर जहाज 136 पर पैसे रख दो। अगर मुझे पता चला कि तुमने पुलिस को बुलाया है, तो तुम्हें परिणाम पता है। गु मानक्सी का सिसकियों से दम घुट गया। चुचू कहाँ है? मैं चुचू की आवाज सुनना चाहती हूँ। अपहरणकर्ता ने व्यंग्य किया। इसके बारे में सोचो भी मत। इतना कहने के बाद उसने फोन रख दिया। पूरी बातचीत महज 10 सेकंड तक चली। ट्रैकिंग के प्रभारी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी। यह बहुत कठिन है। इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। रास्ते से हट जाओ। तुमने किस किंडरगार्टन से स्नातक किया है? तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। तुमने पूरे कमरे का आईक्यू कम कर दिया है। बोबो गाली देते हुए आगे बढ़ गया। उसने कंप्यूटर को मेज पर रखा और ट्रैकिंग डिवाइस के इंटरफेस को तुरंत अनप्लग कर दिया। उसके हाथ कंप्यूटर कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगे। कोड की पंक्तियां एक के बाद एक दिखाई दी। अधेड़ उम्र का आदमी गाली देने ही वाला था। पुलिस के काम में खलल डालने वाला यह बदमाश कहां से आ गया? अप्रत्याशित रूप से जब उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रैकिंग डिवाइस देखा, तो उस आदमी के शब्द उसके गले में अटक गए। कमरा तुरंत शांत हो गया। केवल कीबोर्ड की आवाज और डिवाइस की बीपिंग रह गई। सॉन्ग चेन ने चेंग क्यूई की ओर देखा। चेंग क्यूई ने कंधे उचकाए। मेरा भाई चेंग मेंगलू, वो एक मुफ्तखोर है। वो कुछ कंप्यूटर कौशल जानता है। भाई, यहाँ बाहरी लोग हैं। क्या आप मेरी कुछ गरिमा बचा सकते हैं? सबसे पहले, मेरा नाम चेंग मेंगलू नहीं है, यह बोबो है। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक मुफ्तखोर नहीं हूँ। मैंने पिछवाड़े में सब्जियां उगाने में भी मदद की। मैंने उन मुर्गियों को खिलाया, और कल रात आपने जो चिकन सूप पिया, वो मेरे द्वारा पाली गई मुर्गियों के साथ पकाया गया था। मैं एक मुफ्तखोर कैसे हूँ? बोबो ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की। बोबो का मूल नाम चेंग मेंगलू था। यह नाम उन्हें उनके मृत पिता ने दिया था क्योंकि बोबो की मां मलिन मुनरो की तरह दिखती थी, और मुनरो का चीनी भाषा में अनुवाद मेंगलू था। चेंग क्यूई ने व्यंग्य किया। गु मानक्सी का दिमाग कहीं और था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या करना है। सॉन्ग चेन ने गु मानक्सी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, चुचू ठीक हो जाएगी। झाओ यान ने सॉन्ग चेन को अपनी बहन का हाथ पकड़े देखा। झाओ यान ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और चुपचाप उन दोनों को अलग करने के लिए आगे बढ़ा। तुम मेरी बहन के साथ फ्लर्ट करना चाहते हो? यदि यह सच नहीं होता कि चुचू खतरे में थी, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें बाहर निकाल देता। धत तेरी की। 10 मिनट बाद बोबो ने अंततः खोजना बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। मुझे स्थान मिल गया है। यह पूर्वी उपनगरों में है। मून बे इसके ठीक बगल में है। वहाँ एक बड़ा जंगल है। अपहरणकर्ता वहीं छिपे हुए हैं। सोन चेन ने कहा, मैं उन्हें खोजने के लिए लोगों को भेजूंगा। चेंग क्यूई ने कहा, मैं उन्हें खोजने के लिए लोगों को भी भेजूंगा। झाओ यान, नो माउथ फेस डेडपैन फेस नो माउथ फेस चुचू के जैविक चाचा के रूप में, वो वर्तमान में सबसे गरीब व्यक्ति थे। उनके पास कोई निजी गार्ड नहीं था। फैंग झेंग और मैं भी खोज करने जाएंगे। झाओ यान को हल्की खांसी हुई। हम पहले सैनिक थे और तलाशी अभियानों से परिचित हैं। हम आपके लोगों से बदतर नहीं हैं। झाओ यान के अलावा केवल फैंग झेंग, जो एक पारिवारिक डॉक्टर और भाई थे, के पास कुछ मार्शल आर्ट कौशल थे। वह चुचू की खोज में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है। उसी समय
वो अधेड़ उम्र का आदमी जो पूरे समय चुप रहा था, उठ खड़ा हुआ। वह सचमुच सादी वर्दी वाला पुलिसकर्मी था। उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली और कहा, इसके प्रभारी एक विशेष खोज और बचाव दल है। क्या मजाक! बंधकों को बचाने का मामला पुलिस पर छोड़ दें। तुम सब धनवान लोग, दफा हो जाओ। यह सत्ता का खेल नहीं है। जंगल इतना ही बड़ा है। क्या यह आप में से इतने सारे लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है? सोन चेन ने कहा, यह पुलिस पर छोड़ दो। हम उन्हें सचेत नहीं कर सकते। मैं खोज और बचाव दल के साथ जाऊंगा। तुम लोग यहीं रहो और खबर का इंतजार करो। गु मानकसी ने अपनी आंखों में आंसू के साथ अवचेतन रूप से सोन चेन का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्लीज हमें चुचू को बचाना चाहिए। चैप्टर 83, वह प्यार में है। दो सोन चेन की आंखें कोमल थीं। चिंता मत करो, सोन चेन आखिरकार चतुर था। गुचू झाओ यान की संतान नहीं थी। गुचू इस साल 5 साल का था, और गुचू कुछ कुछ उसके जैसा दिखता था, यहाँ तक कि कोई मूर्ख भी बता सकता था कि गुचू सोन चेन का बच्चा था। गुचू उनका बच्चा था। वह पिता बन गए हैं। बेशक, अब गु मानकसी से सच पूछने का समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात चुचू को बचाना था। आपको भी सावधान रहना होगा, गु मैनेक्सी ने सोन चेन से चिंतित होकर कहा। झाओ यान वास्तव में अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। सोन चेन के मस्तिष्क में निश्चित रूप से एक छेद था। हमारे झाओ परिवार का उनके साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, और उनके पास कई व्यापारिक सौदे नहीं थे। सोन चेन अपनी बहन के साथ फ्लर्ट करने के लिए यहाँ आया था, और यहाँ तक उसने स्थिति का फायदा उठाकर उसका दिल जीतने की कोशिश भी की। मानक्सी, तुम पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ। झाओ यान ने अपनी बहन को पीछे खींच लिया और सोन चेन की ओर घूरकर देखा। सोन चेन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सामान पैक किया और खोज एवं बचाव दल के साथ निकल पड़े। गु मानक्सी बेचैन विचारों के साथ अपने कमरे में लौट आई, जबकि झाओ यान उसकी देखभाल कर रही थी। बड़े कमरे में केवल बोबो और चेंग क्यूई बचे थे, साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी पीछे रह गए थे। बोबो ने अपने बड़े भाई पर नजर डाली और सावधानी से पूछा, भाई, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? यह हमारा घर नहीं है। हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है। चेंग क्यूई शांति से बैठ गई। इंतजार, भाई, मैंने तुम्हें पहले कभी किसी की इतनी परवाह करते नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी को पसंद कर लिया हो और प्यार ने तुम्हें बदल दिया हो? चेंग क्यूई ने एक कप कॉफी डाली और सावधानी से उसे पिया। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया या इसका खंडन नहीं किया। बोबो को अचानक दिलचस्पी हुई। भाई, मैं सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई के रूप में तुम्हें यह याद दिला रहा हूँ। उम्र के अंतर के बारे में सोचो। पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी अंतर है। तुम्हारी उम्र कितनी है और उसकी उम्र कितनी है? हो सकता है कि यह तुम दोनों के बीच उपयुक्त न हो। चेंग क्यूई ने इसके बारे में सोचा। हालांकि गुचू की आत्मा 20 साल की थी, फिर भी वह 5 साल की बच्ची थी। कुछ चीजें ऐसी थी जिनमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। हम इसके बारे में कुछ वर्षों में बात करेंगे। चेंग क्यूई ने शांति से कॉफी का एक घूंट लिया। बोबो चिंतित था। भले ही आप कुछ और वर्षों तक इंतजार करें, फिर भी आप नहीं कर सकते। हालांकि मिस गु मानक्सी सुंदर है, वह पहले से ही 5 साल के बच्चे की माँ है। इस साल आप 15 साल के हैं। जब आप वयस्क होंगे, तो वह कम से कम 20 साल की होगी। मुझे यह मत बताएं कि आप 5 साल के बच्चे का सौतेला पिता बनना चाहते हैं। चेंग क्यूई, डेडपैन फेस नो माउथ फेस डेडपैन फेस। चेंग क्यूई ने उसकी ओर देखा। क्या यह सचमुच मेरा छोटा भाई है जो मुझसे खून का रिश्ता रखता है? उसे यह आईक्यू किससे विरासत में मिला है? चेंग क्यूई ने शांति से कहा, मुझे गु मानक्सी पसंद नहीं है। मुझे कोई और पसंद है। उसे अपने पिछले जीवन में एस ऑफ हार्ट्स नहीं मिला, इसलिए उसे इस जीवन में फिर से शुरुआत करनी पड़ी। बोबो एक पल के लिए चुप हो गया, मानो उसने कुछ सोचा हो। बोबो अचानक उछल पड़ा और चेंग क्यूई से दूर चला गया। बिग ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि आप उसमें रुचि रखते हैं। आप किसे पसंद करते हैं?
प्रेसिडेंट सॉन्ग या प्रेसिडेंट झाओ। चेंग क्यूई ने अपना कॉफी कप नीचे रख दिया। यदि आप एक शब्द और कहें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको बता दूंगा कि फूल इतने लाल क्यों हैं। बोबो की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। चेंग क्यूई के विचारों का अनुमान लगाने की कोशिश न करें। आप इसका सही अनुमान कभी नहीं लगा पाएंगे। चेंग क्यूई के लिए किसी की मदद करने की पहल करना दुर्लभ था। वो किसी में होना चाहिए। हालांकि गु मानकसी, सोन चेन और झाओ यान के अलावा यहाँ कोई भी अच्छा दिखने वाला नहीं था। अरे, मैंने अभी एक डंप लिया है और सभी लोग पहले ही चले गए। लिन जियाओझो नीचे भागा और चारों ओर देखा। युवा मास्टर चेंग, झाओ कहाँ है? वो कमरे में है, मिस गु के साथ। लिन जियाओझो ने स्वीकार किया और उसे परेशान नहीं किया। वो रसोई में गया और झाओ यान के लिए कुछ खाना पैक किया, फिर सोया सॉस के साथ चिकन ड्रमस्टिक्स की एक प्लेट लिविंग रूम में ले आया। क्या तुम दोनों भूखे हो? पहले अपना पेट भरने के लिए कुछ खाओ। तुम्हें अपना भोजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओह, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, छोटे दोस्त? जिस क्षण से लिन जियाओझो प्रकट हुआ, बोबो का पूरा शरीर अकड़ गया था। चैप्टर 84, जीवन एक शो की तरह है, आपको अपने अभिनय कौशल का उपयोग करना होगा। उसने अपने कांपते छोटे हाथ फैलाए और हकलाते हुए कहा, ककिड। कांपते हाथ, उत्साहित दिल और चमकती आंखें। अत्यधिक उत्साह ने लिन जियाओझो को हतप्रभ बना दिया। उसने अपना घुंघराले बालों से भरा सिर खुजलाया और कहा, हाँ, मैं किड हूँ। बोबो लगभग फूट फूट कर रोने। लानत है, यह किड है और वह जीवित है। ठीक उसके सामने खड़ा हूँ। मुझे चेंग मेंगलू कहा जाता है। वाह, मेरा मतलब है कि मुझे बोबो कहा जाता है। मैं आपका कट्टर प्रशंसक हूँ। मुझे आपको गेम खेलते हुए देखना सबसे ज्यादा पसंद है। आह, मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। बोबो ने सूंघा और लगभग फूट फूट कर रोने लगा। एक 14 वर्षीय किशोर ने एक ऐसी मूर्ति देखी जो केवल उसके सपनों में दिखाई देती थी। वह उत्साहित था। हाहा, ज्यादा उत्साहित मत होइए। लिन जियाओझो बहुत उदार थे। क्या आप सोया सॉस के साथ चिकन ड्रमस्टिक खाना चाहते हैं? बोबो, हाँ, हाँ, हाँ। अपने मुंह से चिकन ड्रमस्टिक चबाने के साथ जो उसकी मूर्ति ने उसे दी थी, और उसकी आंखें वास्तविक जीवन में उज्ज्वल और सुंदर मूर्ति से भर गईं, बोबो रोने वाला था। उनके जीवन में 3 बड़ी इच्छाएं थीं। सबसे पहले उनके बड़े भाई ने उन्हें पहचाना और उनकी इच्छा पूरी हुई। दूसरा था अपने आदर्श किड को देखना और उसकी इच्छा पूरी हो गई। तीसरा अपने बॉस से मिलना था और वह पूरा नहीं हुआ। आइडल, क्या तुम अब फ्री हो? मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। फैंटेसी फेरी टूर। बोबो की आंखें चमक उठी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचूंगा। मैं पहले से ही पूरे सब में दूसरे स्थान पर हूँ। मुझे 2 दिन और दीजिए, और मैं निश्चित रूप से उस बेवकूफ के बेटे से आगे निकल जाऊंगा जो पूरे सब में पहले स्थान पर है। लिन जियाओझो को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ में चिकन लेग की खुशबू अब नहीं रही। वो किस बकवास की बात कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि कुतिया का बेटा आपके ठीक सामने है? आप बहुत अच्छे हैं। लिन जियाओझो ने अपने मुंह के कोने पर लगी ऑयल को पोंछा। लेकिन आज अच्छा समय नहीं है। चुचू अभी तक घर नहीं लौटा है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। वे अभी भी नहीं जानते थे कि गूचू मर चुका है या जीवित है, इसलिए लिन जियाओझो वास्तव में गेम खेलने के मूड में नहीं था। बोबो ने कहा, चिंता मत करो। जब तक छोटी लड़की जीवित है, मेरा भाई निश्चित रूप से उसे बचाएगा। कुछ दिन पहले एक बच्चा था जो लगभग मर गया था, इसलिए मेरे भाई ने सीधे उसे बचाने के लिए सबसे मजबूत मेडिकल टीम को बुलाया। मेरे भाई ने कहा कि कुछ लोग मरना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें जीवित कर देगा। उसने कहा कि वह चाहता है कि वे मौत से भी बदतर जीवन जिएं। लिन जियाओझो। डेडपैन फेस नो माउथ फेस डेडपैन फेस एक्सप्रेशनलेस चेंग क्यूई ने उधर देखा। बोबो ने तुरंत चुप रहने का फैसला किया। रात के समय जंगल में तरह तरह की आवाजें आती थीं। गूचू ने अपने कान खड़े किए और लकड़ी के घर के बाहर पक्षियों, मेंढकों,
झींगुरों की सरसराहट और हवा की चीख सुनी। चांदनी साफ थी और जमीन को रोशन कर रही थी, लेकिन गूचू रात के दृश्य का आनंद लेने के मूड में नहीं था। उसका अपहरण कर लिया गया था। उसके आसपास बहुत सारे मच्छर थे और उसकी बाहों पर कई लाल धब्बे थे जिनमें काफी खुजली हो रही थी। गूचू के अलावा लकड़ी के घर में 2 पुरुष और 1 महिला थे। महिला बाई यही थी और बाई यही तंबू में आराम कर रही थी। अन्य 2 आदमी, एक लंबा और एक पतला, गूचू को उनके नाम याद रखने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने उन्हें संक्षेप में लंबा वाला और पतला वाला कहा। लंबा आदमी लकड़ी के घर का दरवाजा देख रहा था और पतला आदमी घर के बाहर एक कोने से किसी को बुला रहा था। गूचू के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुक्त नहीं हो सकती। मच्छरों के काटने के कारण वह सो नहीं पाती थी। वह अपने छोटे पैरों के साथ दरवाजे तक चली गई और लंबे आदमी के पास पत्थर की बेंच पर बैठ गई। बड़े भाई, वहां मच्छर हैं, गूचू ने मधुरता से कहा। लंबे आदमी ने अधीरता से उसकी ओर देखा। जैसे ही वह उसे डांटने वाला था, उसने अचानक गूचू की बड़ी, क्रिस्टल स्पष्ट आंखें देखीं। लंबे आदमी ने अपने मुंह से निकलने वाली अपवित्रता को रोक लिया और गहरी आवाज में कहा, जंगल में मच्छरों का होना सामान्य बात है। इतना खराब व्यवहार मत करो। मैं खराब नहीं हूँ। गूचू ने अपना सिर झुकाया और लकड़ी के घर के बाहर सफेद चांदनी की ओर देखा। मैं जिस जगह पर राहेटी थी, वह पुरानी और नमीयुक्त थी। गर्मियों में वहां बहुत सारे मच्छर होते थे। मेरी माँ मच्छरों को भगाने के लिए पूरी रात जागती रहती थी। चैप्टर 85, जीवन एक शो की तरह है, आपको अपने अभिनय कौशल का उपयोग करना होगा। दो जैसे ही उसने यह कहा, गूचू ने हल्की सी आह भरी और उसके बच्चे के चेहरे पर हल्की उदासी दिखाई दी। वह लंबा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या तुम एक अमीर परिवार के बच्चे नहीं हो? चूचू परिवार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चूचू के चाचा के पास पैसा है। गूचू ने अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर रख दी और उसकी आंखें तेजी से लंबे आदमी के पूरे शरीर को देखने लगी। पिता ने मुझे और माँ को छोड़ दिया और माँ ने अकेले चूचू को पाला। बाद में दादी अपनी बेटी का इस्तेमाल किसी अन्य बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए करना चाहती थी, लेकिन दादी अपनी बेटी से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मेरी माँ को वापस राजधानी ले आई। गूचू की आवाज नर्म और दयनीय थी। उसने अपनी और गू मानक्सी की कहानियां सुनाई कि उन्हें राजधानी में आने के लिए धोखा दिया गया था। लंबे आदमी ने हमेशा सोचा था कि गूचू राजधानी के एक अमीर परिवार की एक युवा महिला थी, और जब वह छोटी थी तब से उसे कभी भी भोजन या कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में गरीब पृष्ठभूमि वाली एक गरीब छोटी लड़की थी। इससे उस लंबे आदमी को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में सोचना पड़ा। उसका परिवार इतना गरीब था कि वे खाना भी नहीं खा पाते थे। जब वह छोटा था तभी से उसकी माँ चाहती थी कि वह एक अच्छा इंसान बने, लेकिन फिर भी वह डकैती के रास्ते पर चल पड़ा। भाई, चूचू को मार डालोगे? गूचू ने पूछा। वह एक समझदार बच्ची लग रही थी। लंबे आदमी की सीधे बच्चे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। गूचू ने अपने ही प्रश्न का उत्तर दिया और धीरे से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूचू के मरने के बाद, बड़े भाई, मेरी माँ को मेरा शव मत मिलने देना। वह निश्चित रूप से रोएगी। लंबे आदमी की आंखें दुख रही थीं। ये बच्चा बहुत समझदार था। लेकिन जब उसने 10 लाख की फिरौती के बारे में सोचा, तो लंबे आदमी का दिल डगमगा गया। भाई, जब तुम्हें फिरौती मिले तो अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदना याद रखना। ऐसा लगता है कि गूचू को अपनी मृत्यु का अंत बहुत पहले ही पता चल गया था और वह अभी भी उस लंबे आदमी को सांत्वना दे रही थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ने कहा कि पैसा कमाना आसान नहीं है। चूचू की मृत्यु बड़े भाई की माँ को एक अच्छा जीवन दे सकती है। चूचू को कोई आपत्ति नहीं होगी। चांदनी रात में गू चूचू की मधुर आवाज विशेष रूप से सुखद लग रही थी। लंबे आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समझदार बच्चे का सामना कैसे किया जाए। वह केवल रूखे स्वर में ही कह सका, बाहर बहुत मच्छर हैं। अंदर जाओ। ठीक है, गूचू ने प्यार से कहा। बड़े भाई,
तुम्हें भी जल्दी सोना होगा। इतना कहने के बाद गूचू घूमा और वापस छोटे लकड़ी के घर में भाग गया। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी मधुर उपस्थिति का अब कोई निशान नहीं था। अपने पिछले जीवन में गूचू ने जो किया उसमें वह सर्वश्रेष्ठ थी। पैसे पाने के लिए हैकर होने के अलावा वह बकवास करने में भी अच्छी थी। वह लंबा आदमी लगभग 25 वर्ष का था। वह शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन उनका आईक्यू उच्च नहीं था और उनकी शिक्षा का स्तर निम्न था। इस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए 20 वर्षीय गूचू उसे एक मुक्के से मार सकता था, लेकिन 5 वर्षीय गूचू को केवल वही हरा सकता था। वह केवल उसके कमजोर बिंदुओं पर हमला कर सकती थी। वह लंबा आदमी एक खूंखार और कठोर आदमी की तरह दिखता था, लेकिन वह हमेशा वह सुरक्षा ताबीज अपने साथ रखता था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वह आदमी सज्जन था और उसकी माँ का प्यार उसका कमजोर बिंदु था। गूचू इस बात की गारंटी दे सकती है कि उसने अभी जो किया है, उसके बाद लंबे आदमी को निश्चित रूप से दया आएगी और वह उसे नहीं मारेगा। आप आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप भाग सकते हैं? पतला आदमी घर में चला गया और गूचू को दुर्भावनापूर्ण भाव से देखा। पतला आदमी लंबे आदमी से भिन्न था। उसकी कोई स्नेहमयी माँ नहीं थी। वह बचपन से ही लोगों की हत्या करने और सामान चुराने का काम करता था। वह कई वर्षों से इधर उधर भटक रहा था, इसलिए उसमें पहचान विरोधी भावना प्रबल थी। दुबले पतले आदमी का स्वभाव खराब था। उसने गले से सोने की चेन खींच ली। अच्छा बनो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गूचू हैरान लग रही थी। वह कोने में दुबक गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। लकड़ी के घर के बाहर से हवा की आवाज आ रही थी। हल्की चांदनी ने गूचू के छोटे शरीर को ढंक लिया। गुकू की आवाज धीमी थी। कुकू इदारा उदारा नहीम बागा, यहाँ सरफा इताना है कि kuna से बारह सिहर वाली एक जुराबम कोटी वाली बहाना मुझे आबी आबी ब्यूल राही थी, इसलिए मैं यूस्टन हैन के लिए बहारा बागी। चैप्टर 86 जीवन एक शो की तरह है, आपको अपने अभिनय कौशल का उपयोग करना होगा। 3 एक ठंडी हवा चली। दुबले पतले अपहरणकर्ता की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, जैसे कि वो किसी बेहद भयानक अतीत के बारे में सोच रहा हो। उसके चेहरे के भाव तुरंत ही अत्यंत विकृत हो गए। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? दुबले पतले आदमी ने क्रोध से शाप दिया। गूचू एक कोने में दुबक गई। उसकी साफ और चमकीली आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। गूचू की आवाज स्पष्ट और मधुर थी और खामोश रात में विशेष रूप से अलग थी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। अभी बाहर सचमुच एक युवा महिला थी। वो बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने कहा कि वो खो गई थी। वह घर जाना चाहती थी। गूचू की अलौकिक आवाज लकड़ी के घर में गूंज उठी। दुबले पतले अपहरणकर्ता का शरीर कांप रहा था। उसने गुस्से से शाप दिया, चुप रहो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी गलतफहमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास का तापमान ठंडा हो गया है। बॉस, क्या हुआ? दरवाजे के बाहर रात की ड्यूटी पर तैनात लंबे आदमी ने अपना सिर अंदर डाला और उत्सुकता से पूछा। दुबले पतले आदमी ने गहरी सांस ली। यह कुछ भी नहीं है। जाओ और अपना काम करो। लंबे आदमी ने अपना सिर खुजलाया और उस दयनीय छोटी लड़की की ओर देखा जो कोने में छिपी हुई थी। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। मेरे पास तुम्हें मारने का दिल नहीं है, लेकिन मुझे 10 मिलियन चाहिए। दुबले पतले आदमी ने अपने दिल में डर दबा लिया और गूचू को घूर कर देखा। यह छोटी लड़की बकवास कर रही होगी। एक महिला जिसके पूरे चेहरे पर खून है और 2 चोटियां हैं। यह सब बकवास था। दुबले पतले आदमी का दिमाग उथल पुथल में था। सारी उम्र उनके हाथ खून से रंगे रहे। वो लंबे समय से हत्या और आगजनी से नहीं डरता था, बदला लेने से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि सबसे ठंडे खून वाले व्यक्ति के पास भी ऐसी यादें थी जिनसे वह डरता था। वह स्मृति जिसे याद करने की उसने हिम्मत नहीं की, वह पिछले साल घटी। पिछले साल वह भाग रहा था और छिपने के लिए एक सुदूर शहर में भाग गया था। वह आधी रात को भोजन की तलाश में बाहर गया। रास्ते में उसकी मुलाकात 2 चोटियों वाली एक सुंदर छात्रा से हुई।
लड़की दुनिया से बेखबर थी और रास्ता भटक गई थी। वो उसके पास आई और उससे रास्ता पूछा। जैसे एक मासूम मेमना भूखे भेड़िए के पास जा रहा हो, उस दुबले पतले आदमी ने बेचारी लड़की को घास में खींच लिया। लड़की का चेहरा खून से लथपथ था। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसने तीव्र शाप देते हुए कहा कि यदि वह भूत भी होगी तो भी उसे जाने न देगी। उसने अपने जीवन का उपयोग उस दुबले पतले आदमी को भयानक मौत मरने का श्राप देने में किया। तब से उस दुबले पतले आदमी को अक्सर बुरे सपने आते थे, जहां लड़की की तीखी चीखें उसके सपनों में भर जाती थीं। ओह, यह सही है। गूचू ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान प्रकट की। युवती ने यह भी कहा कि वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दुबले पतले आदमी के कदम ठिठक गए। वह भागना चाहता था। उसे याद आया कि मरने से पहले उस लड़की ने शाप दिया था, चाहे मैं भूत भी बन जाऊं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घर के बाहर आसमान में वही पीली चांदनी और वही ठंडी जंगल की झाड़ियां थीं। गूचू उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक व्यंग्य था जो 5 साल की लड़की के लिए असंभव था। उसकी हंसी चांदनी को भेदती हुई लग रही थी। वह ठीक बाहर है। दुबले पतले आदमी के शरीर का खून जम गया। उसने खिड़की से आती चरमराती आवाजें सुनी, जैसे जाली पर चढ़े हुए नुकीले नाखून और रेंगने की आवाज। दुबले पतले आदमी ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक काला सिर धीरे धीरे खिड़की पर रेंग रहा है। घर के अंदर और बाहर सफेद चांदनी छा गई और ठंडी हवा भर गई। गूचू ने प्यार से पूछा, मिस, क्या आप उसे ढूंढने के लिए यहाँ हैं? काला सिर घर में चला गया और काले बालों की लंटें आ गईं। एक झटके से पतला आदमी बेहोश हो गया। उसके मुंह से सफेद झाग निकला और वह इतना डर गया कि बेहोश होकर छटपटाने लगा। उसके गिरने की आवाज बेहद तेज थी। वो लंबा आदमी जो दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तुरंत दौड़कर अंदर आया। उसने उस दुबले पतले आदमी को देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था, और फिर उसने उस दुबले पतले आदमी के बगल में घास फूस का ढेर देखा। गूचू ने दुबले पतले आदमी को बेहोश कर डराने के लिए घास फूस के ढेर का इस्तेमाल किया। लंबा आदमी स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? गूचू ने जोर से अपना सिर हिलाया और उसने आंखों में आंसू के साथ उस लंबे आदमी की ओर देखा। उसने Direct hu kaha, mujhe nahim pata, Mary kucha bi kahane ki himata nahim hai, nahim to sistara by mujhe mara dalaji. चैप्टर 87। आपको उस समय मेरे पिता बनने का मौका मिला था। एक उसका रुआं सा चेहरा दयनीय था। लंबे आदमी ने भौहें सिकोड़ ली और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। सिस्टर बाई। लंबे आदमी ने अचानक कुछ सोचा और कोने में लगे छोटे तंबू की ओर देखा। यह बाई यी का तंबू था। बाई यी बिगड़ेल थी और उसे जंगल में सोने की आदत नहीं थी। इस बार वो विशेष रूप से यह प्लग, एक आई मास्क और मच्छर भगाने वाली दवा लेकर आई थी। वह तंबू में जल्दी घुस गई और सोने के लिए नींद की गोलियां ले ली। बाई यी ने बाहर से कुछ भी नहीं सुना। वह केवल फिरौती पाने और देश से भागकर बेफिक्र जिंदगी जीने का इंतजार कर रही थी। गूचू ने अपना मुंह ढक लिया और दबी आवाज में कहा, सिस्टर बाई ने उसे पानी की बोतल दी। मैंने कुछ नहीं कहा। गूचू एक कोने में छिप गया और बैठ गया। उसने अपने हाथ में जंगली घास का एक गुच्छा पकड़ लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े आदमी, मैं इसे आपकी कल्पना पर छोड़ दूंगा। वह दुबला पतला आदमी इतना डर कि बेहोश हो गया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पैरों के पास मिनरल वाटर की आधी बोतल थी। काले चेहरे के साथ बड़े आदमी ने बेहोश दुबले पतले आदमी को एक कोने में खींच लिया। इसी समय छोटे तंबू में एक दरार खुल गई। बाई यी ने खुद को फैलाया और धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकली। जब से उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हुई और वह भारी कर्ज के बोझ तले दब गई, बाई यी रात में मुश्किल से सो पाती थी। अगर वह दवा भी लेती तो भी उसे ज्यादा देर तक नींद नहीं आती। बाहर हल्का सा शोर हुआ तो वह चौंक कर जाग गई। क्या आप लोग इसे दबाए रख सकते हैं? मुझे अभी भी आराम की जरूरत है। बाई यी ने उस लंबे आदमी को अप्रसन्नता से देखा। लंबे आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बाई यी ने अपने होंठ भींचे। वो इन दोनों अपहरणकर्ताओं के बहुत करीब नहीं थी।
उन सभी की व्यवस्था झाओ परिवार द्वारा उसकी सहायता के लिए की गई थी। बाई यी ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। वह झुकी और तंबू से मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली और उस लंबे आदमी की ओर फेंक दी। थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारे लिए रात देखना कठिन है। लंबे आदमी ने पानी की बोतल पकड़ रखी थी। कोने में गूचू ने उचित व्यवहार किया, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन डर के कारण उसने इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। उसने बोतल का ढक्कन घुमाया तो बोतल के पहले खोले जाने के निशान दिखे। बाई यी ने उसकी हरकत देखी और मुस्कुरा दी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों? तुम्हें दूसरे लोगों का पानी पीने से दिक्कत है? मैंने सोचा कि तुम एक आदमी हो। लंबे आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लंबे आदमी ने मन ही मन सोचा, क्या यह महिला मुझे बेवकूफ समझती है? हालांकि वह लंबा आदमी बहुत बुद्धिमान नहीं था। वह इतने वर्षों से व्यवसाय में था और उसने सभी प्रकार की योजनाएं देखी थीं। यह महिला स्पष्ट रूप से फिरौती अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वह अपने बड़े भाई को जहर देना चाहती थी और उसे जहरीला मिनरल वाटर भी देना चाहती थी। लानत है, वो सचमुच सबसे बुरी औरत थी। लंबे आदमी ने मिनरल वाटर की बोतल को एक कोने में पटक दिया। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम क्या करना चाहते हो? आह, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? उपनगरों में जंगल में चांदनी छाई हुई थी और जंगल की गहराइयों में कौवे टर टर कर रहे थे। लोगों के समूह ने सावधानीपूर्वक जंगल की तलाशी ली। पुलिस के कुत्ते ने जंगली घास पर कदम रखा और तेजी से अपनी पूंछ मोड़ी। प्रेसिडेंट सांग, लगभग 1 किलोमीटर दूर एक छिपा हुआ लकड़ी का घर है। खोज और बचाव दल के नेता रुके और धैर्यपूर्वक सलाह दी। अपहरणकर्ता बेहद शातिर हैं। उनमें से एक भगोड़ा वांग कियांग होने की संभावना है, जो हाल ही में राजधानी भाग गया था। उसने पिछले साल पिंगएन शहर में 3 युवा लड़कियों की हत्या की और बलात्कार किया और अभी भी भाग रहा है। वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है। उनका मतलब था, प्रेसिडेंट सोंग, बेहतर होगा कि आप हमारा अनुसरण न करें। आप रास्ते में हैं। सोंग चेन मनोरंजन उद्योग में एक बड़ा नाम था और उसके दादा एक मजिस्ट्रेट थे। अगर इस खोज और बचाव अभियान के दौरान उसे कुछ हो गया, तो खोज और बचाव दल के नेता के लिए स्पष्टीकरण देना बहुत मुश्किल होगा। यह ठीक है, सोंग चेन ने शांति से कहा, और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। चुचू वास्तव में एक विक्षिप्त भगोड़े के साथ उसी कमरे में थी। यह भयावह था। उसे अपनी अनमोल बेटी को बचाना था। कैप्टन, सैटेलाइट स्कैन से पता चलता है कि आगे लकड़ी के घर में जीवन है। टीम के सदस्य को सुखद आश्चर्य हुआ। उपग्रह छवि बच्चे की जीवन गतिविधि को दर्शाती है। चैप्टर 88, उस समय आपको मेरे पिता बनने का मौका मिला था। 3 खोज और बचाव दल को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि कहीं 5 साल के बच्चे की मौत न हो जाए। सौभाग्य से उपग्रह छवि से पता चला कि अभी भी बच्चे जीवित थे। टीम 1, पिछली पंक्ति को घेरो। टीम 2, घात। टीम 3, बच्चे को बचाने के लिए मेरे पीछे आओ। खोज और बचाव दल के नेता ने अपना वॉकी टॉकी निकाला। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। 3 अपहरणकर्ता हैं, 2 पुरुष और 1 महिला। दोनों पुरुष अपराधी हैं। उनके पास घातक हथियार हो सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें। मिस्टर सोंग को सुरक्षित क्षेत्र में प्रतीक्षा करने दें। जी श्रीमान। खोज और बचाव दल के नेता ने गहरी सांस ली और अपनी मनस्थिति को समायोजित किया। उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। नेता ने सोचा कि शायद 5 साल की बच्ची अब तक आंसू बहाते हुए डर गई होगी। उसे तब तक यातना दी गई होगी जब तक वो घावों से भर नहीं गई। नेता ने सोचा कि वांग कियांग पतला आदमी क्रूर तरीकों वाला एक मनोरोगी था। यदि आवश्यक हुआ तो वह उसे मार भी सकता है। नेता ने सोचा कि छोटी लड़की को आघात पहुंचा होगा। उसे बचाए जाने के बाद उसे उसके माता पिता को उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाने के लिए कहना चाहिए। अच्छी तरह से प्रशिक्षित खोज और बचाव दल ने छोटे लकड़ी के घर को घेर लिया। नेता ने अपना हाथ उठाया और मिशन की कमान संभालने ही वाला था कि अचानक उसे लकड़ी के घर के अंदर से चीख सुनाई दी। क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हें गला दबाकर मार डालूंगा।
अरे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम फिरौती अपने पास रखना चाहते हो? तुम एक निर्दयी महिला हो। आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक महिला को मारने की? तुम पुरुष नहीं हो। तुम मुझे जहर देकर मार देना चाहते थे। बेशक मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने तुम्हारा गंदा कारोबार देखा। क्या तुम्हें उस बच्चे ने धोखा दिया होगा? वो सबसे अच्छी झूठी है। वो केवल 5 साल की है। वह झूठ कैसे बोल सकती है? खोज और बचाव नेता। एक्सप्रेशनलेस डेडपैन फेस नो माउथ फेस आवाज से ऐसा लग रहा था कि अपहर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ है। टीम के सदस्य ने कहा, नेता, कृपया हमें अगले कदम के लिए अपने निर्देश दें। खोज और बचाव दल के नेता ने भौहें चढ़ाईं और विचार किया। वो अपनी टीम के सदस्यों को घर में जाने का संकेत देने ही वाला था कि अचानक उसने छोटे लकड़ी के घर का दरवाजा खुला हुआ देखा। चांदनी के नीचे छोटी लड़की धीरे धीरे लकड़ी के घर से बाहर चली गई। उसकी काली काली आंखों ने आसपास का निरीक्षण किया। गूचू ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। उसे ढूंढने में उन्हें पूरे 6 घंटे लग गए। ये लोग सचमुच अयोग्य थे। बच्चे को बचाओ, अंदर जाओ और अपराधियों को पकड़ो। खोज और बचाव दल के नेता ने जल्दी से आदेश दिया और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सदस्यों ने एक के बाद एक आवेदन किया। नेता आगे बढ़े और गूचू को उठाया और उसे अपने साथ चल रहे विशेष लड़ाकू डॉक्टर को सौंप दिया। फिर वो घर में घुस गया। जमाना, अपने हाथ बढ़ाएं। लकड़ी के घर के अंदर के दृश्य ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने किसी भी क्रूर अपहरणकर्ता को नहीं देखा और अपहरणकर्ताओं ने हाथों में हथियार लेकर उनका सामना नहीं किया। घर के अंदर एक लंबा और मजबूत आदमी महिला के बाल खींच रहा था और गालियां दे रहा था। महिला चिल्लाई और शाप दिया और महिला के नुकीले नाखूनों से उस आदमी के चेहरे पर खून लग गया। कोने में बेहोश वांग कियांग था। बचाव दल के नेता, जिन्होंने अनगिनत खतरनाक खोज और बचाव अभियानों का अनुभव किया था, ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वो 2 सेकंड के लिए चुप रहा और इशारे से कहा, उन सभी को पकड़ लो। जाहिर तौर पर तीनों अपहरणकर्ताओं में आंतरिक संघर्ष चल रहा था। हालांकि इस आंतरिक संघर्ष का दृश्य काफी अजीब था। वांग कियांग पतला आदमी के जागने के बाद वह पागलपन से बात कर रहा था। कृपया मुझे मत मारो जैसी बातें कह रहा था। बाई यी के बाल खींचे गए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह पागलों की तरह गालियां दे रही थी। लंबा आदमी बेहद गुस्से में था और कह रहा था कि सभी महिलाएं बुरी होती हैं वगैरह वगैरह। गूचू को डॉक्टर से एक साधारण जांच मिली और मूल रूप से कोई समस्या नहीं थी। उसकी कलाई पर हल्की चोट थी। इसके अलावा गूचू ने अपना पेट पकड़कर बचकानी आवाज में कहा, अंकल, मैं मिल्क केक, उबला हुआ मीट बन और क्राफिश भी खाना चाहती हूँ। डॉक्टर और आसपास की टीम के सदस्य एक स्वर में हंस पड़े। खोज और बचाव अभियान बहुत आसानी से समाप्त हो गया। गूचू ने डॉक्टर द्वारा सौंपे गए सेब को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे चबाया। अचानक उसने किसी को उत्सुकता से दौड़ते हुए सुना। बच्ची कैसी है? क्या उसे कहीं चोट लगी है? चैप्टर 89, डोंट इवन थिंक अबाउट बीइंग माय फादर। मेरे पिता होने के बारे में भी मत सोचो। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सोन चेन को सुरक्षित क्षेत्र में प्रतीक्षा करने का आदेश दिया गया था। सोन चेन ने अपनी अनमोल बेटी की दयनीय और धमकाने वाली उपस्थिति की कल्पना की। फिर गु मानक्सी ने अपनी बेटी के बारे में चिंता करने और पूरी रात जागने की कल्पना की। सोन चेन का दिल बहुत दुखा। जब बचाव खत्म हो गया तो सोन चेन तुरंत वहां पहुंच गया। मिस्टर सोंग, चिंता मत करो, वह घायल नहीं है। डॉक्टर नीचे झुके और गूचू के ऊपर एक कोट डाल दिया। पहाड़ों में ठंड थी। 5 साल की बच्ची गूचू ने पतले कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसे सर्दी लगना आसान था। गूचू ने आज्ञाकारी ढंग से जैकेट पहन ली। एसयूवी इकट्ठी हो गईं और राजधानी की ओर दौड़ने लगीं। गूचू ने डॉक्टर द्वारा दिया गया गर्म पानी उठाया और धीरे धीरे पिया। अपनी आंख के कोने से उसने सोन चेन पर नजर डाली, जो उसके बगल में बैठा था। उसके पिता उसे घूर घूर कर देख रहे थे। इसके बारे में सोचते हुए सोन चेन को पहले से ही पता था कि उसका और गु मानक्सी का एक 5 साल का बच्चा था। सोन चेन युवा था,
लेकिन वह पहले ही अनगिनत स्थितियों का अनुभव कर चुका था। फिर भी इस समय वह अपनी बहुमूल्य बेटी के सामने थोड़ा आरक्षित था। वह नहीं जानता था कि क्या कहे। जीवन में ऐसे समय भी आए जो सचमुच जादुई थे। कुछ ही दिन में वह और गु मानक्सी फिर से मिले। थोड़े ही दिन में वह यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके एक बच्चा है। एक छोटा सा जीवन, प्यार का क्रिस्टलीकरण आज्ञाकारी रूप से उसके पास बैठा था। वह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी नाजुक, इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई फूल जो अभी सुबह ही खिला हो। वह अतीत में कई बार गूचू से मिल चुका था, तो उसने उस समय यह क्यों नहीं देखा कि यह छोटी लड़की गु मानक्सी से मिलती जुलती थी। अंकल, अंकल, सॉन्ग चेन ने गूचू को उसे बुलाते हुए सुना। गूचू ने अपनी बर्फ सफेद हथेली खोली। क्या मैं कुछ समय के लिए आपका फोन उधार ले सकती हूँ? मैं माँ को फोन करना चाहती हूँ। फोन आगे बढ़ाने से पहले सोन चेन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अंकल, मैं आपका बायोलॉजिकल पिता हूँ। गु चू ने फोन लिया और गु मानक्सी को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है। माँ बेटी ने 5-6 मिनट तक बातचीत की। गु मानक्सी ने फोन रखने के बाद वह गु चू का पसंदीदा मिल्क केक बनाने के लिए रसोई में चली गई। थैंक यू अंकल, गु चू मधुरता से मुस्कुराई। उसने अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और सोन चेन को लौटाने से पहले फोन को ध्यान से पोंछ लिया। सोन चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तुमने फोन क्यों पोंछा? गु चू ने ईमानदारी से कहा, अंकल को मायोसोफोबिया है। चुचू के हाथ बहुत गंदे हैं। मुझे उन्हें साफ करने की जरूरत है। जैसे ही वह बोली, गु चू सोन चेन से दूर चली गई। उसे डर था कि वह महान प्रेसिडेंट सॉन्ग को गंदा कर देगी। सॉन्ग चेन, नो माउथ फेस डेडपैन फेस एक्सप्रेशनलेस। दरअसल मायोसोफोबिया का इलाज संभव है। जब मेरी पत्नी और बेटी की बात आती है तो मुझे कोई मायोसोफोबिया नहीं है। सड़क उबड़ खाबड़ थी और वे अभी भी घर से आधे घंटे की दूरी पर थे। हालांकि कार एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। सॉन्ग चेन उसके करीब आने के लिए हर तरह की बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक अपने पास रखने के बाद सॉन्ग चेन ने आखिरकार पूछा, चूचू, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? सॉन्ग चेन ने सोचा कि उसे गूचू को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए सबसे पहले फादर को एक विषय के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। भविष्य में जब समय सही होगा, वह गूचू को सच बता देगा कि वह उसका जैविक पिता है। सॉन्ग चेन ने सोचा, मैं अच्छा दिखने वाला हूँ, मेरा परिवार अमीर और शक्तिशाली है, मेरे पास राजधानी में बहुत ताकत है, और मैं स्वादिष्ट स्पगेटी बनाना भी जानता हूँ। मैं एक आदर्श पिता हूँ। गूचू निश्चित रूप से मुझे स्वीकार करेगा। बेशक मुझे पता है कि मेरे पिता कहाँ हैं। गूचू ने पानी का प्याला पकड़ा और मन ही मन उपहास किया। मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। बहुत देर हो चुकी है पापा। अतीत में मैंने तुम्हें अपना पिता बनने का मौका दिया था, लेकिन तुमने इसे महत्व नहीं दिया क्योंकि तुम स्वच्छता के प्रति जुनूनी थे। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना पिता नहीं बनने दूंगा और तुम्हें इसका पछतावा होगा। सॉन्ग चेन का दिल हिल गया। क्या आप जानते हैं कि आपके पिता कहाँ हैं? गूचू ने सिर हिलाया। मेरे पिता मर चुके हैं। भी हो गई। चाहे आसमान भी गिर जाए, वह नहीं छोड़ेगा। उसे अभी भी बहुत कुछ कहना था। उसे अभी भी बहुत कुछ पूछना था। चैप्टर 90, पत्नी का पीछा करने की चुनौतीपूर्ण यात्रा। एक 5 साल के बच्चे की बातें बहुत भावुक कर देने वाली थीं। सोन चेन चुप हो गया। डेड, मैं जीवित हूँ और ठीक हूँ। मेरी माँ ने ऐसा कहा था। गूचू ने एक कप गर्म पानी पकड़ाया। मेरे पिता एक डाइवर हैं। वह 5 साल पहले एक डाइवर कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और फिर कभी नहीं आए। क्या इसे मृत नहीं माना जाएगा? सॉन्ग चेन, नो माउथ फेस डेडपैन फेस एक्सप्रेशनलेस। सॉन्ग चेन अवाक था। खोज और बचाव दल ने गूचू को झाओ परिवार के पास वापस भेज दिया। झाओ निवास पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। गूचू दौड़कर आए और अपनी बाहें खोल दी। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। गु मानक्सी ने गूचू को कसकर गले लगाया। वह अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। गूचू उसकी जिंदगी थी। माँ, रो मत, मैं ठीक हूँ।
गूचू ने सूंघ लिया और अनाड़ीपन से अपने छोटे हाथों से गू मानक्सी के आंसू पोंछ दिए। गूचू के पिछले जीवन में उससे देवता और शैतान नफरत करते थे। उसके माता पिता नहीं थे और वह एक लापरवाह जीवन जीती थी। अतीत में उसे पारिवारिक संबंध रखना पसंद नहीं था। हालांकि इस दुनिया में आने के बाद मूर्ख और प्यारी महिला नायक ने गूचू को कदम दर कदम प्रभावित करने के लिए अपने अद्वितीय आकर्षण का इस्तेमाल किया। माँ का होना बुरा नहीं था, हालांकि उसकी माँ थोड़ी मूर्ख थी। गू मानक्सी का दिल दुखा और वह गूचू को रात का खाना खाने के लिए रसोई में ले आई। सॉन्ग चेन ने इसे देखा और बिना कुछ कहे उसका अनुसरण किया। झाओ यान ने सॉन्ग चेन को अपनी बहन का चुपचाप पीछा करते देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह भी रसोई में चला गया। लानत है, यह सॉन्ग चेन जंगली महत्वाकांक्षाओं वाला एक भेड़िया था। वह घर में घुस गया था। उसे सतर्क रहना था। लिविंग रूम में पुलिस ने अपने ट्रैकिंग उपकरण पैक किए और जाने के लिए तैयार हो गए। चेंग क्यूई स्ट्रेच किया और खड़ा हो गया। बेशक वह जानता था कि गूचू को कुछ नहीं होगा। गूचू के तरीकों और आईक्यू के साथ वह आसानी से जीवित रह सकती थी, भले ही वह 5 साल की बच्ची बन जाए। 3 अपहरणकर्ता कैसे हैं? चेंग क्यूई ने खोज और बचाव दल के नेता को रोक दिया। खोज और बचाव दल के नेता ने चेंग क्यूई को पहचान लिया और अपना सिर खुजलाया। युवा मास्टर चेंग, ईमानदारी से कहूँ तो मैं कई वर्षों से ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना आसान मिशन कभी नहीं रहा। चेंग क्यूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। खोज और बचाव दल के नेता ने कहा, 3 अपहरणकर्ता। भगोड़ा वांग कियांग पागल हो गया। अन्य 2 ने लगभग एक दूसरे को पीट पीट कर मार डाला और उनके शरीर चोटों से भरे हुए थे। सौभाग्य से छोटी लड़की घायल नहीं हुई। तसक तसक, मुझे डर है कि अपहरणकर्ताओं को लाभ के वितरण में कोई समस्या थी, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक संघर्ष हुआ। हम बस बैठे रहे और लाभ उठाया। चेंग क्यूई ने अपनी सुंदर आंखें सिकोड़ लीं। यह एस ऑफ हार्ट्स की शैली के अनुरूप था। कोई पागल हो जाते हैं तो अपंग हो जाते हैं। चेंग क्यूई के मुंह के कोने मुड़ गए कोल्ड स्वेट स्माइल, और उसने अवचेतन रूप से रसोई की ओर देखा। रसोई की मेज पर गूचू गू मानक्सी की बाहों में बैठी थी। उसके 2 सफेद छोटे पंजे मिल्क केक को पकड़कर बड़े कौर खा रहे थे। उसके मुंह के चारों ओर क्रीम का एक घेरा था, और वह एक लालची छोटी बिल्ली की तरह लग रही थी, इतनी प्यारी कि उसने लोगों के दिलों को छू लिया। चेंग क्यूई ने चुपचाप अपना फोन निकाला। स्नैप। अति सुंदर। अपने पिछले जीवन में सुंदर, शांत और कष्टप्रद एस ऑफ हार्ट्स की तुलना में, जो छोटा कमीना था जो किसी के साथ सोने के बाद भाग गया था, वे 2 पूरी तरह से अलग लोग थे। गूचू की छठी इंद्रिय विशेष रूप से सटीक थी। उसने तेजी से अपना सिर उठाया और तुरंत चेंग क्यूई से नजरें मिलाई, जो चुपके से तस्वीरें ले रहा था। गूचू स्तब्ध थी और अपनी आंखें घुमाना चाहती थी। भाई, क्या आप इसे रोक सकते हैं? मेरी माँ के प्रति अपना प्यार रोको। अब खुलेआम मेरी माँ की तस्वीरें ले रही हो। मेरे जैविक पिता अभी भी यहाँ हैं। चेंग क्यूई ने अपना फोन रख दिया, उठ गया और चला गया। खाने की मेज पर गूचू का छोटा पेट भरा हुआ था। गू मानक्सी ने अपना मुंह पोंछने के लिए रुमाल लिया। जाओ, बाद में स्नान करो, अपने कपड़े बदलो और फिर बिस्तर पर जाओ। कल बालवाड़ी मत जाओ, माँ तुम्हारे साथ घर पर रहेंगी। गूचू ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, उसने बहुत पहले ही किसी गंदे किंडरगार्टन में जाना छोड़ दिया था। मैं कल भी फ्री हूँ। सॉन्ग चेन ने धीमी आवाज में बोलने से पहले काफी देर तक चुपचाप बगल से देखा। आखिरकार उसे गू मानक्सी मिल गई और उसकी बेटी।